आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर 5 का सेकंड क्वेश्चन, दैट मीन्स 1.2 का 4 पॉइंट्स हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी है, जेंडर स्कीमा थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। ये 4 थ्योरीज हैं। 4 थ्योरीज से पहला थ्योरी है सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। सिंबॉलिक मीन्स सिंबल से पहचानना या फिर सिंबल से इंटरेक्ट करना। यहाँ पे सोसाइटी आएगा, मेल एंड फीमेल आएंगे, इतना ही चीज आएंगे। उनको कैसे हम समझाएंगे, कौन से लेवल में वो लोग बातें करते हैं या फिर स्कूल में कैसे टीचिंग होता है, क्या होता है, उस पॉइंट को हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे देखो शॉर्टकट आपको याद रखने के लिए लिख दिया यहाँ पे, फाउंडर, दैट इज इस थ्योरी को इन्वेंट कौन किया? दिस थ्योरी वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, मैंने यहाँ पे हर्बर्ट बोला बिकॉज आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज इसको बोलते हैं हर्बर्ट, आर प्रोनाउंस नहीं होता है। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तब इनके नाम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हिज नेम, इट इज ऑल्सो नोन एज जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स थ्योरी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स थ्योरी। ठीक है, अभी देखो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी इज ए माइक्रो लेवल थ्योरी। माइक्रो लेवल मीन्स क्या बोल सकते हैं हिंदी में, बताओ? निम्न स्तर की थ्योरी है। ठीक है, निम्न स्तर का एक स्टोरी है, ये कंसेप्ट है। दैट फोकसेस ऑन, अभी मैंने बोला था इंटरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन इंटरेक्ट कर रहे हैं? हम अभी हमारा क्लास चल रहा है, तो हमारे क्लास में कौन कौन इंटरेक्ट कर रहे हैं, बताओ कौन कौन है? स्टूडेंट। मतलब हमने समझा कि इंटरेक्शन मीन्स होता है एक टाइप का बातचीत करना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं परिचय बढ़ाना। ठीक, तो वैसे यहाँ पे सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी इज ए माइक्रो लेवल थ्योरी। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, निम्न स्तर का कंसेप्ट है। दैट फोकसेस ऑन, ये किस चीज के ऊपर निर्धारित है? दैट इज फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स विद इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी में या समाज में जो लोग हैं उनके अंदर कौन सा रिलेशनशिप है उसको समझाने के लिए ये थ्योरी बना। तो ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? देखो मैंने डायग्रामेटिक दिया है, आपको समझ आएगा बोल के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब मतलब एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं तो हम लोग बातें करते हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आगे थोड़ा चलते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? भाषाओं का, दैट मीन्स द लैंग्वेज। लैंग्वेज, और उसके साथ क्या चाहिए? मैं ओनली आपको लैंग्वेज बोल दूं एंड आपको समझ ना आए, चलेगा क्या? नहीं। सो मुझे लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज का मीनिंग भी चाहिए, तो द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स। तो हम अपने बातचीत में सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया सिंबॉलिक इंटरेक्शन। हम लोग अपने बातचीत में चिन्ह का यूज कर रहे हैं। चिन्ह, जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रश्न पूछ रही हूँ तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दूंगी कि दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बातों को एंड करना चाहती हूँ, समाप्त करना चाहती हूँ, दैट इज द फुल स्टॉप। मैं बातों को थोड़ा सा पॉज लेना चाहती हूँ, कुछ टाइम के लिए रोकना चाहती हूँ, तो सेमी कॉलन या कॉमा, सेमीकोलन या कॉमा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इज मैं ब्रैकेटेड कर दूं, या फिर मैं कोई चीजों को चुपचाप सुनने वाली हूँ। तो इस हिसाब से देखो कितने टाइप के बातें होते हैं। मैं आपके बातों से अमेज्ड हूँ, आई एम वंडरिंग अबाउट इट, मतलब मैं पूरा अकस्मात देख रही हूँ कि कुछ एक हो गया, जस्ट लाइक चमत्कार जैसा हो गया था, अमेज्ड हो जाना है, एक्सक्लेमेटरी जो पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट को बता रही हूँ। तो अभी देखो कितने टाइप की बातचीत हम लोग शेयरिंग करते हैं, तो इसमें हम लोग सिंबल्स भी यूज करते हैं, तो इसको बोला जाता है सिंबल और सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। तो हाँ, अपने सोसाइटी में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ मीनिंग एंड थ्रू लैंग्वेज, जो भी मीनिंग को हम बताते हैं, या फिर मैं आपको कुछ बता रही हूँ आप समझ रहे हो, आप मुझे कुछ बता रहे हो मैं समझ रही हूँ, ये लैंग्वेज के थ्रू होता है एंड सिंबल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट, पीपल मेक सेंस ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड। तो इसलिए हम लोग जब बातों को समझ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, हम लोग इसका सेंस निकालते हैं। हाँ, मुझे ये बात समझ आया, मुझे यहाँ पे इसको यूज करना है, तो इससे ही हमारा रिलेशनशिप अच्छा बनता है। ठीक है, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड 1863 1931, मतलब 1863 उनका बर्थ पीरियड है एंड 1931 उसका डेथ पीरियड है। तो इज कंसिडर्ड ये फाउंडर ऑफ द सिंबलिक इंटरेक्शन थ्योरी। यहाँ पे एक चीज करिएगा, बिकॉज मैंने बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा मेंशन किया था, तो इजी मेंशन है रॉन्गली, तो ये चीज करेक्शन होगा, वर्ज होगा, बिकॉज ये पहले हो चुका है, उनका डेथ भी हो चुका है, 1931 में हो चुका है, एंड हो गया। सो वर्ज कंसिडर्ड ये फाउंडर ऑफ सिंबलिक इंटरेक्शन थ्योरी, मतलब सिंबलिक इंटरेक्शन थ्योरी के वो क्या है, फाउंडर है, मतलब हम बोल सकते हैं प्रवर्तक हैं, उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, इन्वेंट किया है। तो मीट्स ने मीट्स के जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी हर्बर्ट ब्लूमर, उनका नाम है हर्बर्ट ब्लूमर, मीट्स के जो स्टूडेंट थे उनका नाम है हर्बर्ट ब्लूमर, कॉइन्ड द टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सो मैं इंटरेक्शन थ्योरी को एक दूसरे के साथ यूज कर रही हूँ, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शनिज्म। जैसे कि मैंने फेमिनिटी को बोला, उसका थ्योरी को क्या बोलेंगे, फेमिनिज्म। वैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम लोग और इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शनिज्म होता, वैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं तो इंटरेक्शनिज्म।
ठीक है, इंस्ट्रक्शन होता है तो इंस्ट्रक्शनिज्म होगा, इंटरैक्शन है तो इंटरैक्शनिज्म। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे और उस थ्योरी को यूज करके हम यहाँ पे रिलेशन बना रहे हैं, तो इसको बोला गया सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। एंड इसके आउटलाइन फॉन्ट्स में क्या बताया गया देखो, ह्यूमन इंटरेक्ट विथ थिंग्स बेस्ड ऑन मीनिंग ascribe टू दोज थिंग्स। अच्छा सपोज थिंक करो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक फ्लैग रखा, ठीक है, मैं आपको बताए दिस इज आवर इंडियन फ्लैग, तो इससे आपने क्या समझा, ये हमारा जातीय पताका है, ये समझा। तो ह्यूमंस कोई भी ऑब्जेक्ट को देख के या कोई भी चीज को देख के उसे इंटरैक्ट कर सकता है या फिर बातचीत कर सकता है, मतलब वहां पे कुछ ऐसा वाक्य को यूज करके समझा सकता है कि वो कुछ चीज है या फिर उसके अंदर कुछ एक वैल्यू है। देन द एस्क्राइब्ड मीनिंग, जो चीज उसमें है उसको हम देखो एस्क्राइब्ड बोल रहे हैं, मतलब मुझे आपको समझाना है या फिर आपके अंदर क्या अच्छा चीज है उसे समझाना है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एस्क्राइब, जो आपके अंदर है। तो एस्क्राइब्ड मीनिंग ऑफ थिंग्स कम्स फ्रॉम आवर इंटरेक्शन विद द अदर्स एंड सोसाइटी। ये जो मीनिंग होता है ये कहाँ से आता है, जब हम लोग दूसरों से बात करते हैं या सोसाइटी के साथ लिंक होते हैं तब आता है। द मीनिंग ऑफ थिंग्स आर इंटरप्रिटेड, ये जो मीनिंग होता है किसके थ्रू हम लोग समझाते हैं, मैं आपको इंटरप्रीट कर रही हूँ, इस चीज को पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इंटरप्रेट बाय अ पर्सन व्हेन डीलिंग विद द थिंग स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मैं जब एक पॉइंट को आपको समझा रही हूँ तो वो पॉइंट हो जाता है मीनिंगफुल थिंग्स और मीनिंग्स ऑफ दिस थिंग्स। अभी देखो जितना पॉइंट समझे ना उसी पॉइंट को यहाँ पर डायग्रामेटिक मेंशन है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को क्या बोला गया, फर्स्ट थिंग views the self is socially constructed in relation to social forces and social structures। अभी देखो व्यूज हमारा देखने का नजरिया, जो हम हैं, हम खुद को देख रहे हैं या फिर दूसरों को देख रहे हैं, ये कौन बनाता है, सोसाइटी बनाता है। आपने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑलरेडी पढ़ा था, एंड ये सोसाइटी ही आपको फोर्स करता है ऐसे देखने के लिए। देन आ गया सोशल सेल्फ, आप सोसाइटी में कैसे इंसान हैं। एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एजेंसी, हम लोग हमारे पूर्वज कौन थे, ह्यूमन ही थे, उनके पूर्वज भी ह्यूमन ही थे, सो आवर एंसेस्टर्स आर ह्यूमंस, सो ह्यूमन से ही हम जन्म हुए हैं। वी आर द एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एजेंसी रेदर दैट अ डिटर्मिनिस्टिक प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। हमें बोला गया कि हमारा जो सेल्फ है, हम जो तैयार होते हैं या फिर हम जो बनते हैं उसको हम सोशल सेल्फ बोलते हैं, मतलब सोसाइटी हमें बनाता है। बट हमारा तो पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वज तो ह्यूमंस हैं, तो हम लोग ह्यूमन से बने हैं बट सोसाइटी में रहते हैं तो इसलिए सोशल सेल बन गया। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शन, जितने टाइप का इंटरेक्शन आप लोग करते हो रिफाइंस आवर एबिलिटी टू थिंक्स। जितना आप आगे बढ़ते हो, जितना आप लोग बातचीत करते हो ना, उतनी पॉइंट्स को आप अच्छे से डिटेल वे में समझते हो। ठीक है, आप थिंक करने के लिए एबल होते हो, आपका एबिलिटी बढ़ता है। नॉट ऑल इंटरेक्शन इन्वॉल्व थिंकिंग, सारे इंटरेक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखो, ये पॉइंट को मैंने शॉर्टकट रखा है कि कोई बच्चा अगर पूरा कंसेप्ट को समझ नहीं पाए तो ये यूज कर लेगा। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज बेस्ड ऑन सिंबल, एक एक लाइन का है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिंबल्स के ऊपर, चिन्ह के ऊपर। सिंबल्स मतलब क्या होता है, समथिंग टू व्हिच वी अटैच मीनिंग, जिस चिन्ह के साथ हम लोग कुछ मीनिंग बताते हैं या मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल, वी डिफाइन आवर सेल्फ एंड आवर रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू सिंबल, जैसे कि जस्ट लाइक आई लव माई मदर, तो मैंने यहाँ पे लव का साइन यूज किया कि मैं अपने मदर को मैं प्यार करती हूँ। यहाँ पे अगर मैं जस्ट लाइक आज के टाइम पे इमोजीज आप लोग यूज करते हो ना, वो इमोजीज को हम लोग बोल सकते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी का मेन पार्ट है, क्योंकि उसको यूज करके हम एक्सप्लेन करें कोई मीनिंगफुल चीजों को। सोसाइटी इज द कंपोज्ड ऑफ सिंबल्स, ये सोसाइटी में ना बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। एनालाइज हाउ बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द सिंबल वी यूज टू डिफाइन आवरसेल्फ एंड अदर्स, हम लोग कैसे सिंबल्स को पहचानते हैं या फिर हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है वो सारा उस पर डिपेंड करता है, हम कैसे दूसरों के साथ रहते हैं या खुद के साथ रहते हैं ये पता चलता है। ये देखो ये पूरा साइकिल है, सोसाइटी से स्टार्ट हुआ, बिकॉज सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी अंदर में लिख दिया हमने इंटरेक्शनिज्म, ये सोसाइटी से स्टार्ट हुआ। सोसाइटी में बहुत सारे सिंबल्स हैं, ग्रुप ऑफ सिंबल्स, उसको यूज करके हमने मीनिंग बनाया, कोई चीज़ का मूल्य बताया कि ये इस पॉइंट पे है क्या। उसके बाद उससे हम लोग डेवलप थिंकिंग, हमारा थिंकिंग वाला पॉइंट को ला रहे हैं या फिर उसके व्यूज को ला रहे हैं कि उसके अंदर है क्या छुपा, उस सिंबल्स में कौन सा मीनिंग है और मीनिंग से मुझे ड्रॉ क्या करना है। एंड उसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ बात किए, समझने के बाद एक दूसरे से बात किया, तो कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, समझ आया कुछ पॉइंट्स। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, कल पढ़ेंगे। क्लास हमने क्या पढ़ा था, दैट इज द सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी।
फाउंडर यहाँ पे मेंशन है, जो कि प्रवर्तक है या फिर जिसने इन्वेंशन किया यहाँ पे, जॉर्ज हवर्ड मीड्स थ्योरी। थ्योरी का वाई कट गया है तो आप वाई मेंशन कर देंगे, और इसको बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। तो सिंबल्स, हम लोग बहुत सारे सिंबल्स यूज़ करते हैं अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए। मैं अपने बातों को आपको प्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स यूज़ करूंगी, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करूंगी दैट डिफाइंस पर्टिकुलर मीनिंग। यस, बोले। अरे बाबा, ये कल के क्लास में था, मैंने बताया कि इन आवर सोसाइटी वी नीड सम लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमें कुछ लैंग्वेज चाहिए ना, हम बातचीत करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए। कम्युनिकेशन को हम इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरैक्ट कौन करता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहता है। सपोज आई थिंक दैट आई एम शेयरिंग सम पीडीएफ्स विथ यू, सो आई नीड सम लैंग्वेज। सो उसी लैंग्वेज में उसको लिख के मैं सेंड करूंगी। अदरवाइज आई नीड और आई वांट टू शेयर माय थॉट्स विद एवरीवन। मैं अपने थॉट्स को सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स और कुछ वर्ड्स को नीड करती हूँ। तो दैट इज important here. Symbols are important here for communication or for interaction, and this concept is known as symbolic interaction theory. इसी concept को यहाँ पे symbolic interaction theory बोला गया। This theory is micro level, ये छोटे स्तर पे है, मतलब आप बोल सकते हो that is not a macro level, बहुत बड़ी आकार में ये नहीं है, छोटा पॉइंट है, बेस पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसका फाउंडेशन है सिंबल्स। सब सिंबल्स को यूज करके यहाँ पे इंट्रैक्शन किया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन, शेयरिंग आवर नॉलेज और शेयरिंग आवर मीनिंगफुल वर्ड्स विद ईच अदर और द अदर पर्सन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे हम समाज में अपने पॉइंट्स को या फिर अपने जो थिंकिंग को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए इस चीज़ को यूज़ करता है। इसी कंसेप्ट को जॉर्ज हवर्ड मीड्स ने ये इन्वेंट किया था, एंड उनके अकॉर्डिंग ये थ्योरी को जॉर्ज हवर्ड मीड्स थ्योरी भी बोल सकते हैं, अदरवाइज सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी बोल सकते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये जो थ्योरी का नाम था, ये किसने प्रोवाइड किया या फिर किसने पॉइंट ऑफ किया, जस्ट लाइक किसने डिस्कवर किया, ये टर्म को मैंने बोला। ये जो नाम है सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, ये जो शब्द है, इसको किसने बनाया ना? इनके और एक स्टूडेंट थे, जॉर्ज हवर्ड मीड्स के और एक स्टूडेंट थे, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हूँ मैं, मिड स्टूडेंट, ठीक है, हवर्ड ब्लूमर। हवर्ड ब्लूमर, उन्होंने ये टर्म मेंशन किया था। ओके, सो उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस यहाँ पे इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द थिंग्स व्हिच I want to ascribe or which you want to ascribe here, not prescribed, ascribed। आप कोई चीज़ों को समझाना चाहते हो तो that is called, उसके अंदर सपोज मैं यहाँ पे एक पीडीएफ को आपको समझा रही हूँ, तो पीडीएफ में कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो that is called the things which are ascribed in the PDF। द थिंग्स विच आर एस्क्राइब्ड इन द पीडीएफ, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मीनिंग है, वो हमने वहाँ पे मेंशन किया, दैट इज कॉल्ड एस्क्राइब्ड। ओके, इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे समझाया गया। सो उस थिंग्स को हम जब समझाते हैं तो मीनिंगफुल थिंग्स को ही समझाया जाता है, मीनिंगलेस को नहीं। सो ये पॉइंट्स मेंशन किया गया था, कल के क्लास में ऑलरेडी हो गया था, इसलिए मैंने ब्रीफली बताया आपको, ठीक है। सो उसके बाद देखो नेक्स्ट थ्योरी में चले जाते हैं हम लोग। शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को यूज़ करो। देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए पर्टिकुलर एक एक वर्ड को हाईलाइट कर लिया या फिर अंडरलाइन कर दिया। सो दिस थ्योरी इज नोन एज कन्फ्लिक्ट थ्योरी और नोन बाय द नेम कन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये थ्योरी का नाम क्या है? कन्फ्लिक्ट थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय कन्फ्लिक्शन? कन्फ्लिक्शन क्या होता है? आर्ग्यूमेंट करना या फिर जस्ट लाइक व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू विद दिस थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि वी आर लिव इन ए सोसाइटी, राइट। तो यहाँ पे हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो सम सोशल चेंज ऑल्सो ऑकर्ड डे बाई डे। जैसे कि मैं अभी मॉर्निंग पे उठ गई एंड आज मैंने कुछ जस्ट लाइक मैंने टॉप एंड जीन्स डाल दिया, तो दिस इज माई लुक फॉर टुडे, नॉट फॉर टुमारो। मैं सोशल चेंज कर सकती हूँ, मैं एक सोशल बीइंग हूँ, तो मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ। सो सोसाइटी के अकॉर्डिंग और एज पर माई चॉइस, बिकॉज आई एम द सोशल पर्सन, सो आई वॉन्ट टू सी और आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई थिंग्स। मैं अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकती हूँ, तो उस बेसिस पे मुझ में कुछ कुछ चेंजेस आ सकता है, तो दैट चेंजेस इज कॉल्ड सोशल चेंज। ओके, सोशल चेंज, राइट। तो कन्फ्लिक्शन थ्योरी और इन सोशियोलॉजी इसको हम ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं, इन सोशियोलॉजी हम इसको ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक इन सोशियोलॉजी कन्फ्लिक्ट थ्योरी स्टेट्स दैट सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन functions so that each individual participant and its group struggle to maximize their benefits। अच्छा, आप लोग रिसोर्सेज जानते हो? हम लोग पहले ना ज्योग्राफी में हमने क्लास 8 और 9 में रिसोर्सेज पढ़ा होगा।
संबल पढ़े हो? रिसोर्सेस, ओके। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जानते हो? जो संबल खत्म हो जाएगा और जो संबल बचा हुआ है, ये दोनों के अंदर आप जानते हो, एक को बोलते हैं सरंती या सरंती, या फिर एक को बोल सकते हैं हम लोग मतलब जिसको हम लोग ग्रांटेड ले सकते हैं कि ये फ्यूचर में कभी खत्म नहीं होगा, और एक होता है कि वो खत्म हो जा रहा है। तो ये सारी चीजों का इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ता है क्या? ये सुन लो, रिसोर्सेज का इफेक्ट। यस, अभी देखो आप लोग सडनली परसों क्या हुआ कि डे बिफोर यस्टरडे आप लोग टिकट्स कर रहे थे, इफ टिकट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो व्हाट हैपेंड, क्या करते हो आप लोग? दैट इज यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन और यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा, आप कुछ चीजों के लिए वेटिंग करते हो, क्यों? क्योंकि वो चीज खत्म हो गया, उसको हम मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स और विद इन सम आवर्स हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, सो हमें वेट करना पड़ता है। तो इसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे कन्फ्लिक्शन, कि हमें कितने लिमिट में कोई चीज़ों को ख़त्म करना है। अगर एक पर्सन सोसाइटी में कोई चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो नेक्स्ट लेवल पे जो उसका नेक्स्ट जनरेशन होगा या फिर मे बी उसका नेक्स्ट डे होगा, उसका वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी होगा, अभाव पड़ जाएगा। जैसे आज के दिन पे मेरे पास पैसा है तो मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लूँगी, बहुत अच्छे-अच्छे खाना खा लूँगी, और कल मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है जो मुझे भूखा रहना पड़े। तो ये होता है कि रिसोर्सेज़ का बेनिफिट्स कैसे होते हैं। देखो, यहाँ पे उसी चीज़ को लेके कन्फ्लिक्शन है, डाउट में हम लोग। इन सोशियोलॉजी, ठीक है? कन्फ्लिक्शन थ्योरी स्टेट्स दैट, कन्फ्लिक्शन थ्योरी समझाता है सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा यहाँ पे जो समाज है या फिर इसको हम एक संस्था जैसा बोल सकते हैं, वो काम क्यों करता है, फंक्शन सो दैट each individual participant and its group struggle to maximize their benefits which eventually, यहाँ पे इवेंचुअली लिख सकते हो, और इनएविटेबली मेंशन है कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज। यहाँ पे बोला गया है कि इन सोशियोलॉजी ये मेंशन किया गया है कि सोसाइटी और जो संस्था है, समाज और संस्था जो भी है, वो हर एक जगह पे काम करते रहता है। अच्छा, समाज काम करता है, दैट मीन्स समाज कोई एक पर्सन तो नहीं, समाज एक गाड़ी भी नहीं, समाज एक घर भी नहीं, समाज ऐसा एक स्कूल भी नहीं। तो यहाँ पे समाज मीन्स होता है we normal human beings, we are grouped together to use our resources, हम लोग ग्रुप होते हैं और उसी के ऊपर काम करते हैं, जितने रिसोर्सेस हमको मिलते हैं उतना हम यूज करते हैं। तो इतना जो हम यूज कर रहे हैं उसके वजह से सोसाइटी में चेंजेस आता है सच एज पॉलिटिकल चेंज एंड रिवोल्यूशन। विप्लव भी हो सकता है, रिवोल्यूशन मीन्स विप्लव, और पॉलिटिकल चेंज मीन्स हमारे जो पॉलिटिक्स में राजनीतिक और राजनीतिक बदलाव देखे जाते हैं। ये हो गया पॉइंट, ठीक है? अभी देखो, दिस थ्योरी और द थ्योरी इज मोस्टली अप्लाइड टू एक्सप्लेन, ये थ्योरी को हमने कहाँ पे यूज किया, सोशल क्लासेस के साथ बहुत ज्यादा यूज किया। सोशल क्लासेस में ना दो वर्ड्स आते हैं, एक हो गया कैपिटलिज्म और एक हो गया सोशलिज्म। कैपिटलिज्म होता है जहाँ पे सारे लोग एक साथ मिलके यूज करते हैं, मतलब समाज के जो उच्च दर के लोग हैं, वो अगर रिसोर्सेस को अपने पैसे के बल पे बहुत ज्यादा यूज करने लगे तो क्या होगा। और सोशलिज्म में हम सब हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं वो है सोशलिज्म, हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, बहुत ही नीड हो तभी कोई चीज़ों को खरीदते हैं। दिस आर फॉर मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास, नॉट फॉर दी सोशल अपर क्लास। तो अपर क्लास वाले कोई भी चीज़ों को बर्बाद कर सकते हैं, बट मिडिल क्लास वाले नहीं करते या लोअर क्लास वाले नहीं करते। सो दिस इज द प्रॉब्लम। क्या यहाँ पे देखो, क्लासेस के अकॉर्डिंग जो सोशल क्लासेस है उसके अकॉर्डिंग कैसे भेदभाव हुए, उसके साथ कन्फ्लिक्शन आया रिसोर्सेज को यूज करने को लेके। ओके, देन नेक्स्ट वन, द जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर Weber agreed with the Marx that the economic inequalities of the capitalist system were a source of widespread conflict. अभी बोलो, आप एक चीज को खरीदने चाहते हो तो नॉर्मली हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग कहाँ खरीदेंगे, हम लोग सब्जी मंडी में सब्जी खरीदेंगे या मॉल पे जाएंगे खरीदने के लिए, कहाँ खरीदोगे? सब्जी मंडी पे। क्यों? बिकॉज वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम द लोअर क्लास और द मिडिल क्लास, हमारे पास जितने इकोनॉमिक कंडीशन हमारा जितना है या इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितना है उसके अकॉर्डिंग ही हम खरीदेंगे। बट यहाँ पे अगर सोशल क्लास में अपर क्लास वाले आ गए एंड उनको कुछ खरीदना है तो दे थिंक दैट दे आर द हाई क्लास एंड दे वांट एवरीथिंग फ्रेश। तो फ्रेश चीज कहाँ मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग, दैट इज इन द मॉल। सो वो मॉल जाएंगे एंड खरीद के लाएंगे। तो यहाँ पे आ गया देखो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, हमारे अर्थनीतिक व्यवस्था में इनइक्वालिटीज आ गए, मतलब विभिन्नता आई एंड समानता नहीं हुआ, असमानता आ गया। इसको हम बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट में प्रॉब्लम आना।
या इनइक्वालिटीज, जो हमारे इनकम होते हैं उसमें भेदभाव यहाँ पे आ गए। एक अंबानी का बेटा होगा या अंबानी होगा, वो कैसा रहेगा और हम लोग कैसे रहेंगे, इसमें हम लोग बोलते हैं जमीन आसमान का फर्क। तो ये चीज वही समझाता है, ठीक है। सो वेबर थ्योराइज्ड, इसके बेसिस पे वेबर ने अपने थ्योरी में क्या लिखा, देखो, दैट देयर वाज मोर देन वन कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट। ये जो हम डाउट पे रहते हैं उसके ना बहुत सारे रीजन है, जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, और ये तो है ही, उसके साथ पॉलिटिकल पावर, सोशल स्टेटस, ये सब कुछ है। उसके साथ एजुकेशन, रेस, जेंडर, ये सब भी आ जाते हैं। सो दीज आर इनसेपरेबल कंसेप्ट फ्रॉम आवर सोसाइटी। सो हमारे सोसाइटी से ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता। अर्थनैतिक व्यवस्था को आप सेपरेट नहीं कर सकते। आप कोई भी कंडीशन, जैसे कि बुरा कंडीशन है या फिर किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है, सपोज थिंक करो एक अपर क्लास वाले इंसान का हेल्थ इशू है, तो उसका तबीयत खराब हुआ तो वो कहाँ जाएगा, एंड एक लोअर क्लास वालों का अगर तबीयत खराब हुआ तो वो कहाँ जाएगा। एंड इसमें जो भेदभाव आते हैं दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक कंडीशन और द इकोनॉमिक स्टेटस। इवन मेडिसिन में भी हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि मेडिसिन जो अपर क्लास वाले रहते हैं उनका वो हाई रेटेड वाले रहते हैं, परचेस करते हैं, एंड हम लोग कितने भी लो कास्ट वाले हैं या लोअर वाले हैं या मिडिल वाले हैं, तो कहीं से भी मेडिसिन मिल जाए, जिंदा रहना है इतना सोच के हम लोग खाते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेंगी। इसमें कन्फ्लिक्शन आता है। एजुकेशन स्कूल्स में देख सकते हो, कॉलेजेस में भी ये सिस्टम है, सीट्स भेज दिए जाते हैं, या वैकेंसीज जो आते हैं उसमें भी ऐसे ही करप्शन चलता है। तो ये सारे सोशल क्लास की वजह से कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। देखो, अभी कॉन्फ्लिक्ट को समझाने के लिए ये पॉइंट्स को ऐसे फिर से लिखा गया है, ठीक है। कंसेप्ट एंड थ्योरी, जो आपने समझा उसको ये हम मेंशन करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी डिपिक्ट्स दैट, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या बताता है, जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं सोसाइटी में, जो स्ट्रगल है। तो देखो, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी डिपिक्ट्स दैट देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रगल बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड यूटिलिटीज ऑफ रिसोर्सेज। हम जो रिसोर्सेज को यूज करें, संपत्ति को यूज करें या संबल को यूज करें, वो क्या है, लिमिटेड है, कम है। बट उसको यूटिलाइज जो लोग ज्यादा कर रहे हैं उनका यहाँ पे रोल बहुत बड़ा हो गया। वो बहुत ज्यादा यूज करे, ह्यूज अमाउंट पे खरीदते हैं, यूज करते हैं, फेंक देते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्शन ये दोनों के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन इसका समझाया गया है। इट इज इन ह्यूमन नेचर टू हैव कन्फ्लिक्ट, हमारे मन में द्वंद्व होगा ही, ठीक है। हम कभी भी शांत नहीं रह सकते। हम वी आर ह्यूमंस, वी थिंक लॉट। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड ऑलवेज थिंक करते हैं, अगर ये हुआ तो वो भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव माइंड में रहता है, यही कन्फ्लिक्ट का रीज़न है। इट इज़ नॉट लाइक कन्फ्लिक्ट इज गुड और बैड, यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कन्फ्लिक्ट अच्छा है बुरा है कुछ है। कन्फ्लिक्ट इज एन अनएवॉइडेबल फेनोमेनन, आप कभी भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते अपने दिमाग से। तो इसका एग्जाम्पल्स फिर से दिया गया है यहाँ पे, देखो एम्प्लॉयज एंड ओनर का। जो एम्प्लॉयज होता है ऑलवेज दे नीड मनी, so always they think that they are sufferable group or the struggle group members, but the owner of the company or owner of the any type of institution, they think that they are very superior and they don't give any type of money to the strugglers। वो कभी भी कुछ भी मनी ऐसे ही नहीं दे देते, उनके लिए काम इम्पोर्टेंट होता है। तो उनको क्या हो गया कि ओनर जो रहते हैं उन वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, बट एम्प्लॉयज जो हैं वो कम सैलरी में डिपेंडेंट होते हैं सबके ऊपर। तो यहाँ पे और भी कुछ कुछ पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं, दैट इज कंपटीशन, रिवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। अभी पढ़ के आए थे, देखो अगर सोसाइटी में रिसोर्सेस कम होने लगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। सपोज एक रोटी है, वहाँ पे दो चार कुत्ते हैं, ठीक है, डॉग्स हैं। तो अभी सबको भूख लगा, 2 दिन से कोई भी कुत्ता खाया नहीं है, उसको आपने एक रोटी दे दिया, तो उसके अंदर कितना झगड़ा लगेगा। सेम थिंग कंपटीशन हम में भी है। हम अपने एजुकेशन को लेके, अपने जॉब को लेके या फिर कोई भी पॉइंट को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, एक दूसरे से ही लड़ते हैं। रिवोल्यूशन, कंप्लीट अमोंग सोशल क्लासेस गिव राइज टू रिवोल्यूशन। अगर बहुत ज़्यादा सोशल क्लासेस में कन्फ्लिक्ट होने लगे ना एंड ये ठीक ना हो, देन क्या होता है, उसमें विप्लव आ जाता है, रिवोल्यूशन हो जाता है। सपोज थिंक करिए ना कि अभी एक सिचुएशन चल रहा है, ये सिचुएशन अगर ठीक नहीं हुआ सो मे बी उसमें चेंजेस आ जाएगा, वो चीज़ ही पूरा बदल जाएगा, कंसेप्ट ही बदल जाएगा, ऐसा होता है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, अभी मैंने बोला था वी ऑल आर इक्वल, देयर मे बी नो रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। हम लोग थिंक करते हैं कि हम लोग जब बाहर से देखते हैं किसी भी पर्सन को तो वी थिंक दैट वी आर इक्वल, हम एक जैसे ही है ना, सब ह्यूमन बींग्स हैं। बट कन्फ्लिक्ट का कोई रीजन नहीं होना चाहिए, बट ऑलवेज रिसोर्सेस को लेके, कोई नीड को लेके हमारे मन में कन्फ्लिक्ट चलता है। अभी देखो क्लास कन्फ्लिक्ट यहाँ पे 2 टाइप्स का दिया है। सो ये जो वर्ड्स हमने मेंशन किए हैं इसको आप ना क्या कर देना, हाई क्लास लो क्लास दोनों में मेंशन कर देना। दिस इज द हाई क्लास,
यहाँ पे आप हाई क्लास मेंशन कर दो, बेटर रहेगा, दैट इज अ हाई क्लास एंड दिस इज द लो क्लास, ये लो क्लास है, ठीक है, लो क्लास है और लोअर क्लास है, ऐसा मेंशन कर दीजिए। सो यहाँ पे मेंशन है प्रोलिटरेट, प्रोलिटरेट, लिटरेट है। सो ये एक हम लोग क्लास को मेंशन किया गया, एक ग्रीक लैंग्वेज में मेंशन किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है जो अलग कुछ है, यहाँ पे लोअर क्लास होगा। ये आपका जो है दैट इज पहले के टर्म्स में यूज हुए हैं, ब्यूरो जियोजी, ब्यूरो जियोजी, ठीक है, इतना प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट हो जाएगा तो उससे बेटर है हाई क्लास एंड लोअर क्लास, हाई क्लास एंड लोअर क्लास, इतना मेंशन कर दो, स्क्रीनशॉट रख लो। ओके, सो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी होल्डिंग मैक्सिम्स हेल्थ, हाई क्लास वाले क्या होते हैं, हेल्थ उनका गुड रहता है, उनका हेल्थ गुड मीन्स क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है इसलिए हेल्थ गुड, दे आर इन माइनॉरिटी, देखो हाई क्लास वाले कम नंबर पे हैं इसलिए, मतलब संख्याओं में कम है, पॉपुलेशन वाइज कम है, दीज आर इन्फ्लुएंसर एंड मोर डोमिनेटिंग, वो हमारे ऊपर डोमिनेटिंग होते हैं, वो हमें दबाते हैं, दबा के रखते हैं ऑलवेज, इन्फ्लुएंस भी करते हैं, देखो नंबर पे कम है फिर भी दबा रहे हैं, उनका जो यूजेस है, जो इकोनॉमिक है, उनका जो स्टेटस है उसकी वजह से, यही कन्फ्लिक्शन है। अभी देखो क्लास कन्फ्लिक्शन में जो हम लोअर क्लास में आते हैं, जो कि था आपका प्रोलिटारिएट, ठीक है, प्रोलिटारिएट, तो ये है वर्किंग क्लास, और पोर इन सोसाइटी, जो लोग मतलब हर दिन काम करते हैं, हम लोग भी पोर इन सोसाइटी है, जो कि हर दिन नीड होता है उसका कि पैसा चाहिए तब घर पे कुछ खाना बनेगा, सो हम लोग को हर दिन पैसा नहीं मिलता, फिर भी हमें एंड ऑफ द मंथ पे मिलता है, सो ये चीज़ हमारे लिए ही है। देज आर इन मास, ये लोग बहुत ज़्यादा नंबर पे हैं, हम लोग देखो कितने मिडिल क्लास वाले कितने नंबर पे हैं, बहुत सारे पॉपुलेशन है इसका। देज आर नॉट इन ए पोजिशन टू इन्फ्लुएंस अदर क्लास, हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी को, ठीक है, हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्लियर है इतने पॉइंट में, क्लियर हो गए, क्लियर है, ये सुन लो। हाँ बोलिए। ओके, पॉइंट बुझी पारानी, देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हु डिस्कवर्ड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, हु डिस्कवर्ड, पियाजे, जॉन, जॉन पियाजे और जीन पियाजे, जॉन और जीन, हाँ, JEAN, ओके, जीन पियाजे। सो ऑलवेज आप लोगों को स्पेलिंग वाइज याद रखना है, तो जियान पाइगेट ऐसा स्पेलिंग है, ठीक है, मैं उसके लिए आपको बोल रही हूँ, बट प्रोनाउंसिएशन इधर जीन पियाजे, नॉट जॉन, जियान, ऐसा कुछ भी नहीं है, जीन पियाजे। ओके, सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज रिलेटेड टू जेंडर, ये रिलेटेड टू पियाजे का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे जो कंसेप्ट है अच्छे से सुनो, ये कंसेप्ट जीन पियाजे का कंसेप्ट से थोड़ा अलग है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू जेंडर, आपका जेंडर आइडेंटिटी और आपका जो जेंडर स्कीमा है, मतलब आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बॉडीली जो फीचर्स आ रहे हैं, आपके सेक्सुअल जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ आपके जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उसमें आपका स्कीमा डेवलपमेंट या नॉलेज डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज आल्सो नोन एज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सामाजिक परिचय थ्योरी, ठीक है, सामाजिक परिचय थ्योरी इसको बोला जाता है। सो अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, जेंडर आइडेंटिटी is postulated as the basic organizer and regulator of the children's gender learning, जो पॉइंट को हाईलाइट किया गया है रेड पेन से, दैट मीन्स दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, जेंडर आइडेंटिटी, आप लोग जेंडर आइडेंटिटी पढ़े हो, ठीक है, अच्छा ये कंसेप्ट को ओनली यहाँ पे 1 पेज का है, तो आपको अगर सपोज लगी कि ये कंसेप्ट तो बहुत छोटा हो गया, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये टर्म कहाँ से आया, कॉग्नोसियर वर्ड से आया, तो इसका मतलब क्या है, टू गेन नॉलेज। सो ये जो पॉइंट है जो कि आपने पेपर 1 में पढ़ा है, इतना सा पॉइंट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई भी बच्चा उसको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन करना चाहता है तो ये पॉइंट वो अप्लाई कर सकता है। ओके, अभी नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे मेंशन किया गया जेंडर आइडेंटिटी, आपका जो लिंग परिचय है, ये जो चीज है, ये चीज कैसे आता है, इसको बोला गया है ये है बेसिक ऑर्गेनाइजर। जैसे आपके सपोज थिंक करिए कि आप क्यों खाना खाते हो, क्योंकि खाना खाने से हमें एनर्जी बूस्टिंग होता है, हमें एनर्जी मिलता है, हमें शक्ति मिलती है, खाना खाने से एवरी डे हमारा सेल ग्रोथ होता है, हमारे कोशिकाएं जीवित रहती हैं और डिविजन्स होते रहते हैं, विभाजित होती हैं और हम बढ़ते रहते हैं, राइट।
तो उसको भी बोला जाता है ऑर्गेनाइजर। जो ऑर्गेनाइज करता है या जो कुछ बनाता है उसको ऑर्गेनाइजर बोला जाता है। मैंने आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो आई एम द ऑर्गेनाइजर हियर। सो मैं यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइजर हूँ, इस चीज के लिए मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हूँ। ओके, सो यहाँ पे बच्चों के लिए या बच्चों का डेवलपमेंट के लिए और जेंडर लर्निंग के लिए लिंग का जो पढ़ाई होता है या स्टडी होता है स्कूल्स में, हम लोग एडल्ट स्टडी और सेक्स एजुकेशन और जेंडर स्टडीज, वुमेन स्टडीज, मैन स्टडीज, एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गे, सबका स्टडीज होता है, बुक्स रहते हैं, उसको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। उसके लिए बेसिक ऑर्गेनाइजर होता है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी, आपको परिचय मिला, आपका लिंग क्या है और आपका रोल क्या है, उस हिसाब से आपके काम अलग अलग होंगे। अभी देखो, चिल्ड्रन डेवलप स्टेरियोटाइपिंग कंसेप्शन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरियोटाइपिंग? स्टेरियोटाइपिंग क्या है? बैकवर्ड थिंकिंग और रिपीटेड रिपीटेड थॉट्स। रिपीटेशन जहाँ पे रहता है, हाँ, रिपीटेशन जहाँ पे रहता है, रिपीटेड थॉट्स हम लोग बोल सकते हैं। अभी बैकवर्ड थिंकिंग, मॉडर्न थिंकिंग दोनों है यहाँ पे, ठीक है। मॉडर्न थिंकिंग, दैट मीन्स वी आर द मॉडर्न पर्सन्स। बिकॉज मॉडर्न हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि हम आज का जनरेशन है, मॉडर्न बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज वी आर लिटरेट पर्सन्स, हम लोग लिटरेट हैं। वी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, हम लोग गठित है, सुसंगठित हैं, हम लोग अच्छे से जन्म हुए हैं, हमारा पैदाइशी क्या है, हम कहाँ के हैं, क्यों हैं, सारा रीज़न हमें पता है। और हमें क्या करना है, हमें कब मैरिज करना है, कब मतलब बच्चे लेना है या कुछ लाइफ में करना है, सब कुछ पता रहता है। सो हम मॉडर्न हैं, हम मॉडर्न थॉट पे बिलीव करते हैं। जो पहले का बैकवर्ड थॉट था या पुरानी जमाने का थॉट था, काल्पनिक कथाएं जो हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, वो काल्पनिक नहीं, एक्चुअली सत्य होते हैं, सच के ऊपर था पहले के टाइम का। तो उसी चीज के अकॉर्डिंग ही बच्चा बड़ा होता है सोसाइटी में, जो वो सुनता है, जो वो देखता है, दैट इज द व्हाट दे सी, व्हाट दे हियर, और व्हाट इज सराउंडिंग अस, व्हाट इज सराउंडिंग अस और सराउंडेड अस। तो जो हमसे घिरा हुआ है, जो कि समाज है, जो हमें बताता है कि हमें कैसा रहना है, कैसा पढ़ना है। जस्ट लाइक देखो, आज के टाइम पे जेन्युइन सा बात है, आप लोग बाहर जाते हो, इवन इफ बहुत सारी लेडीज हैं कि शॉर्ट्स पहनते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स पहनने से दे थिंक दैट दे आर मॉडर्न, और मॉडर्न पर्सन्स और द मॉडर्नाइज्ड कल्चर के साथ वो लिंक्ड अप हो रहे हैं, वो सोच लिए। अभी कुछ लेडीज उनको कमेंटिंग कर रहे हैं कि देखो इनके घर में कपड़े नहीं है, ऐसे पहनते हैं, ठीक है, बट दे ऑल्सो वेयर साड़ी विथ क्या बोल सकते हैं हम लोग, जस्ट लाइक प्लीट्स डाले हैं तो हाई वे में प्लीट्स डाले हैं, या फिर उनका स्टमक पोर्शन दिख रहा है, पूरा सब कुछ दिख रहा है, फिर भी वो बोलेंगे। सिमिलरली, बॉयज और मेल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, दे ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट अस। इतने पर्सन्स में से कुछ ऐसे अभी के लोग हैं जो इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, बट ऑल्सो दे थिंक दैट कि हमें कोई चीज करना हो तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा। मतलब आपको अगर बोलना है, आप लोग गर्ल्स हो, फीमेल्स हो, आपको कुछ हो जाएगा, इसलिए आप घर पे परमिशन, यू नीड और यू सीक परमिशन, आपको परमिशन चाहिए। बट मेल्स नीड नहीं करते, या फिर मेल्स को परमिशन देना आता है, लेना नहीं आता। तो ये सारी चीजें हैं, कंसेप्ट है, ये पुरानी चीजें हैं, कंसेप्ट हैं। अभी भी थोड़ा बहुत ऐसे ही खिंचा हुआ चल रहा है, जो कि पुराने लोग अभी भी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो भी ग्रोथ होता है या हमारे बच्चे डेवलप होते हैं, तो उसी के हिसाब से होते हैं, उनके सेक्सेस जो भी हो, बट वो डेवलप होते हैं उनके जो जेंडर्स हैं या फिर उनके जो सराउंडिंग में स्टेरियोटाइप्स हैं उसके बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट है, वंस दे अचीव जेंडर कंस्टेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टेंसी? कांस्टेंट जानते हो? कांस्टेंट, दैट मीन्स अ निर्दिष्ट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट पे अटक गया कुछ टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक एक ही पॉइंट पे। तो सोचो, यहाँ पे आपका जेंडर आपके सेक्स के अकॉर्डिंग, देखो आपका सेक्स अभी फीमेल है, ये रिवर्स हो सकता है क्या? एम आई ऑडिबल और नॉट? सॉरी, कॉल आया था इसलिए मैं पूछी। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि सपोज थिंक दैट यू आर फीमेल और आई एम फीमेल, क्या मैं विदाउट ऑपरेशन मैं मेल में कन्वर्ट हो सकती हूँ? इट्स पॉसिबल?
नो, बिकॉज मेरा जो जेंडर है या मेरा जो रोल है वो कॉन्स्टेंसी पीरियड में आ गया। मतलब हम एक निर्दिष्ट परिचय में आ गए हैं, उसी में अभी मुझे जिंदगी भर तक रहना पड़ेगा। ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी देखो, ये आपको सिंबल्स देता है। क्या सिंबल्स हैं? सपोज ये देखो, जेंडर आइडेंटिटी मतलब आपका लिंग परिचय। अभी लिंग परिचय ऐसा नहीं है कि ऑलवेज सेक्स के ऊपर ही हम डिपेंड करते हैं। सेक्स के साथ साथ सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल एबिलिटी टू लेवल वन सेल्फ, आपको मैं गर्ल बोलूं या बॉय बोलूं, ये आपका सेक्स के अकॉर्डिंग और आपका जो रोल है या आपका जो अटायर है, आपको क्या पहनना है, सब कुछ के ऊपर निर्भर करता है। दैट मीन्स समाज या सोसाइटी यहाँ पे आपका जेंडर आइडेंटिटी बनाता है। ओके। जेंडर कॉन्स्टेंसी मतलब आप एक ही जेंडर पे अभी कुछ दिनों तक रह गए, दैट मीन्स आपका जेंडर और बदलने नहीं वाला। सो ये आपको नॉलेज मिल रहा, आपके बॉडी में जो चेंजेस हुए आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, आपको जो रोल मिला, आपका जो सेक्सुअल बॉडी में चेंजेस आए, वो सारे एक्टिविटी। अभी लास्ट पॉइंट आता है जेंडर स्टेबिलिटी। जेंडर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ओवर टाइम, दैट इज स्टेबिलिटी मीन्स हम स्टेबल हो गए। कॉन्स्टेंसी में फिर भी चेंजेस आ सकते हैं, बट आपका जो पॉइंट है दैट इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में कभी भी चेंजेस नहीं आता, आप स्टेबल हो जाते हो। यहाँ पे पॉइंट्स आता है कि आप स्टेबल हो जाते हो, यहाँ पे कोई भी चेंजेस और नहीं नीड होता। ठीक है, कोई भी चेंजेस नीड नहीं होता, यहाँ पे हम फिक्स्ड हो गए, दैट इज अ फिक्स्ड। ओके, जेंडर इज टोटली फिक्स्ड। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट भी वही कॉन्स्टेंसी पीरियड को लेके, यहाँ पे कॉन्स्टेंसी की जगह पे मैंने वर्ड को चेंज करके डिफाइन करने को ट्राई किया कि ये है आपका रिजल्ट कॉन्स्टेंट पीरियड में आना। अभी कॉन्स्टेंट के पहले और एक स्टेज आता है स्टेबिलिटी से पहले, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि आप जैसे हम बोल सकते हैं ना, आज के मेन्यू में क्या है, मेन्यू कंसिस्ट ऑफ दैट 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 थिंग्स। ठीक है, कंसिस्ट मतलब ये चीजें इसमें मौजूद है। ठीक है, तो हम पहले कंसिस्टेंसी को देखेंगे, देन कॉन्स्टेंसी में जाएंगे। आपके अंदर कौन से गुण हैं जेंडर रिलेटेड? जेंडर रिलेटेड आई एम फीमेल बिकॉज नॉर्मली मेरा सेक्सुअल डेवलपमेंट हुआ है, मैं प्रजनन कर सकती हूँ, दैट मीन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरा डेवलप हो चुका है। नॉर्मली फीमेल जो ऐसे मेरे कैरेक्टर्स हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और हिप पोर्शन डेवलपमेंट, या फिर मेरा वॉइस वैसा है, फेशियल हेयर्स रेयर हैं या ब्राउनी फेशियल हेयर्स हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं मुझे क्या समझा रहा है कि मैं एक फीमेल हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, मैं एक मेल नहीं हूँ। तो ये कैरेक्टर्स कॉन्सिस्टेंटली है मेरे पास, या फिर मेरे बॉडी में ये सारे मौजूद हैं, कॉन्सिस्ट करती हूँ, माई बॉडी कॉन्सिस्ट दिस पॉइंट्स। सो इसके अकॉर्डिंग जेंडर कॉन्सिस्टेंसी मिला, एंड लास्टली रिजल्ट आ गया जेंडर कॉन्स्टेंसी। जेंडर कॉन्स्टेंसी। अभी आप चाहो तो ये डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो और बड़ा कर सकते हो, मैं डायग्रामेटिक थी, बस इतना ही है। समझ आया? तीन पॉइंट्स है, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर कॉन्सिस्टेंसी, जेंडर स्टेबिलिटी। उसका रिजल्ट क्या आएगा तीनों को मिला के? रिजल्ट आएगा जेंडर कॉन्स्टेंसी। समझ आया? धीरे धीरे पढ़ोगे समझ आएगा। समझ आया? ये सुन लो, कुछ कुछ समझे? सो अभी आपका जेंडर आइडेंटिटी लिंग परिचय हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपको जेंडर कॉन्सिस्टेंसी, मैंने इतना डिटेल समझाया, ऐसा कोई नहीं समझा था, मैंने समझा दिया कि मेरे बॉडी में क्या क्या है। तो उस हिसाब से मैं एक फीमेल हूँ, ये हो गया मेरा कॉन्सिस्टेंसी कैरेक्टर कि मैं ये चीज मेरे बॉडी में कंसिस्ट करती हूँ, मेरे बॉडी में मौजूद है। तो उस बेसिस पे मैं अगर उसी कैरेक्टर को लेके 10 15 साल 12 साल रह गई, दैट मीन्स मैं स्टेबल हो गई, स्टेबल हो गई, स्टेबिलिटी आ गया। तो कांस्टेंट ओवर टाइम, कांस्टेंट ओवर टाइम, एंड लास्टली आया जेंडर कॉन्स्टेंसी। लिंग में और कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम अभी फीमेल ही रहेंगे जब तक नहीं बढ़ते, तब तक, टिल डेथ। ओके, टूम पीरियड तक खत्म। तो ये थ्योरी गया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी आपके बुक में जो मेंशन है, तो उसमें ना कोलबर्ग का मोरल कंसेप्ट को लेके उनके स्टेजेस को मेंशन किया गया है कि आपके बुद्धि का विकास कैसा होता है, उसके साथ साथ जेंडर में क्या क्या डेवलपमेंट होगा। बट जेंडर एक्चुअली में होता है कि आपको ये समझा रहा है कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहते हो कोलवर्ट का कंसेप्ट, तो आप वहां से देख के यहाँ पे अटैच कर सकते हो, अदरवाइज इस पॉइंट को, ये डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो, इतना एनफ हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज जेंडर स्कीमा थ्योरी। अभी ना जेंडर स्कीमा थ्योरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये ऑलमोस्ट सेम है, 80-90% सेम है, ठीक है। बट इसको जो पर्सन्स ने समझाया था उसी पॉइंट को हमें डिफर करके लिखना है। तो देखो स्कीमा मीन्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमा? ओके, मैं एक टर्म ऑलवेज बोलती हूँ, दैट इज द नॉलेज यूनिट, बोलती हूँ, ये नॉलेज यूनिट है, ठीक है, ये ज्ञान का इकाई है, ठीक है। जैसे आपके बॉडी में मैं बोलती हूँ ऑलवेज कि बायोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिफिनेशन देते रहती हूँ कि सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे यूनिट जब बोला गया इकाई, तो ये जो स्कीमा है ना, शॉर्ट पॉइंट्स को ये डिफाइन करने के लिए नहीं है, शॉर्ट पॉइंट्स को ये कैरी करता है, नॉलेज को कैरी करता है। एक चीज को आपने जाना तो उस नॉलेज को भी रखा। जैसे देखो अभी मैंने दो थ्योरी आपको ऑलरेडी पढ़ा दी, दोनों थ्योरी आपके स्कीमा में ज्वाइन हो गया, ठीक है। वहां पे आपके स्कीमा के अंदर ना नॉलेज पैकेट्स हैं, नॉलेज पैकेट्स हैं आपके दिमाग को। आप सोचो आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन को एक कॉपी जैसा सोचो या फिर एक बैग जैसा सोचो। एक बैग में कितने सारे चेन हो सकते हैं, 4 5 6 भी हो सकते हैं। तो ईच जो चेन होते हैं, क्या आप सेम टाइप के बुक्स या सेम टाइप की चीजें ईच चेन का जो पाउच है उसमें रखते हो? बैग में ऑलवेज हम लोग एक चेन में बुक्स रखे तो दूसरे चेन के अंदर जो चेन का बैग है और पाउच है उसमें अलग कुछ रखते हैं। सो ये पॉइंट समझाता है कि आपका स्कीमा जो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज को कैरी करता है क्यों ना, नॉलेज एग्रीगेशन के लिए और एक्मुलेशन के लिए। यहाँ पे हम नॉलेज को एग्रीगेट कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, नॉलेज से ज्ञान को ले रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं नॉलेज पैकेट्स के थ्रू। So that is the schema. Schema is the small unit. Okay, knowledge unit. अभी देखो जेंडर स्कीमा थ्योरी, जेंडर स्कीमा मीन्स लिंग उसके साथ स्कीमा, ठीक है। स्कीमा का कोई हिंदी यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, स्कीमा स्कीमा ही होता है, वो इजी है। जेंडर स्कीमा थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड, क्यों बनाया गया, टू एक्सप्लेन जेंडर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। अभी तो जेंडर डेवलपमेंट पढ़ के आए, जेंडर आइडेंटिटी बनेगा पहले, उसके बाद जेंडर कॉन्सिस्टेंसी, मेरे बॉडी में चेंजेस आएंगे, प्यूबर्टी स्टेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में चेंजेस आएंगे, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्टली हम लोग जेंडर स्टेबिलिटी में जाएंगे एंड जेंडर कॉन्स्टेंसी में लास्ट हम लोग रह जाएंगे। अभी देखो हम लोग इस स्टेज में हमारे बॉडी में और कुछ चेंजेस नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा ना ही हमें ऐसा है कि अभी हमारा प्यूबर्टी आएगा या फिर अभी हमें फीमेल है फिर भी हमें मुस्टाच आ जाएंगे, ऐसा कोई भी चेंजेस हमारे बॉडी में और नहीं होने वाला, हम लोग कांस्टेंट में। तो ये चीज़ को समझाने के लिए ये कंसेप्ट आया, ठीक है, कि कैसे हम लोग बढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएशन क्या क्या है। इन अदर वर्ड्स स्कीमा थ्योरी इंक्लूड नॉलेज ऑफ एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, सोशल एट्रीब्यूट्स अबाउट जेंडर लिंक्ड एक्टिविटीज। आप लिंग से संयुक्त जो जो काम है या फिर जो इंटरेस्ट है, जो आपका पर्सनालिटी बनता है, या फिर आप सोसाइटी में जो कैरेक्टर शो करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, उस चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट्स ए पार्ट ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी अंडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो जेंडर आइडेंटिटी में ये सब रह जाते हैं, जेंडर स्कीमा थ्योरी स्पेशली, एंड इस चीज़ को हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लेके आई हूँ, फॉर एग्जाम्पल जेंडर लेवल मैचिंग। फर्स्ट है पॉइंट जेंडर लेवल मैचिंग। अच्छा मैंने बोला था डॉल्स को हम किसे देंगे, डॉल्स आर असाइंड विद whom, गर्ल्स और बॉय, गर्ल्स, एंड हीरोज, स्टैचूज और टॉयज जस्ट लाइक कार्स और हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा, बॉयज को देंगे। अच्छा कलर वाइज बोलो तो अगर नॉर्मली अभी कलर वाइज बाहर के फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है पता है, जेंडर रिवील होता है कि वो मेल है या फीमेल है। यहाँ पे सेक्स रिवील नहीं बोलते, ये यहाँ पे बोला जाता है जेंडर रिवील। ओके, हम लोग उसके कैरेक्टर्स और उसके एक्टिविटीज के बेस पे जेंडर रिवील बोलते हैं, जो कि हमारे इंडिया में मतलब क्या बोल सकते हैं, ये लॉ के अकॉर्डिंग क्राइम है, ये नहीं कर सकते, बट बाहर के फॉरेन कंट्रीज में होता है, वहाँ पे इतना नहीं है। डाउन डाउन टू हम बोल सकते हैं कि डाउन टू बैकवर्ड थिंकिंग और डाउन टू जस्ट लाइक एबंडेंट एरियाज, ऐसा वाला थिंकिंग नहीं है उनको, जो यहाँ पे जाना नहीं है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ऐसा थिंकिंग नहीं है।
तो यहाँ पे आप क्या समझो बताओ, कलर के वाइज बताओ कौन सा कलर फीमेल्स के साथ जाता है या फिर गर्ल चाइल्ड्स को जाता है। एंड हाँ, तो ब्लू कलर इज फॉर बॉयज एंड पिंक कलर रेड कलर इज फॉर गर्ल्स, तो स्पेशली पिंक कलर, पिंक एंड ब्लू। तो ये सारा हमारा साइकोलॉजी है। क्यों? सपोज मुझे पिंक ही पसंद नहीं है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मुझे पिंक पसंद नहीं है, मुझे स्काई ब्लू ही पसंद है, मैं ब्लू हूँ, तो क्या मेरा जेंडर मेल हो जाएगा? नहीं, ये एक रॉन्ग कंसेप्ट आ रहा है। तो रॉन्ग कंसेप्ट में हम साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो हमारा दिमाग है, हम जो सोचते हैं कि हाँ हाँ ये कलर गर्ल बेबी चाइल्ड को अच्छा लगेगा, ये कलर बेबी बॉय को अच्छा लगेगा, ये सोसाइटी ने सोच लिया, उसको क्या पसंद है, उसको क्या चाहिए, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसको बोला गया जेंडर स्कीमा थ्योरी में। एंड यहाँ पे दो दो रिसर्चर्स हैं, मतलब रिसर्चर्स का, सॉरी, रिसर्चर का ग्रुप है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज से, आर्टिकल से कंसेप्ट को निकालता है। ठीक है, बैम एंड मार्कुस अप्रोच। ठीक है, बैम एंड मार्कुस अप्रोच। ठीक है, दो अप्रोच मैं बता रही हूँ, बैम एंड मार्कुस अप्रोच, जो कि इंडिविजुअल्स के कौन से पॉइंट के साथ लिंक्ड है, देखो, सेंटर्ड इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस इन जीएस थ्योरी। जीएस में जेंडर स्कीमा थ्योरी। जो जेंडर स्कीमा थ्योरी आपने पढ़ा, जो हम बोलते हैं ना, आप लोग जानते हो, ये आप लोग इंडिविजुअल डिफरेंस में पढ़े थे, दैट इज females are very good in craft arts or painting, dancing or singing. Males are very good in, or they are very active in, just like engineering activities or in mathematics or in science. but हम लोग भी तो अभी एक्टिव है। तो ये चीज़ पहले का थॉट है कि सोचा जाता है कि फीमेल्स जो गर्ल्स होती हैं, उनको आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ दो, आर्ट्स दे दो, या फिर जो घर का काम है वो दे दो, या डांसिंग सिंगिंग दे दो, वो बहुत अच्छा करेंगे। जो मेल्स हैं वो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होंगे, गणित में अच्छे होंगे, साइंस में, विज्ञान में अच्छे होंगे, ऐसे माना गया है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये हमारे साइकोलॉजी का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट को किसने डिस्कवर किया? बैम एंड मार्कुस अप्रोच में। वो दो पर्सन का नाम है, उनका अप्रोच को हमने बोला बैम एंड मार्कुस अप्रोच, उसमें मेंशन किया गया। और एक कंसेप्ट है, दैट इज द मार्टिन एंड हल्वर्सन। हल्वर्सन, ठीक है, Martin and Halvorson approach. They centered the similarities between the cognitive developmental theories and GS theory. GS, that means the gender schema theory. ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इससे पहले जो थ्योरी पढ़े उसमें, और इस थ्योरी के अंदर क्या संबंध है या फिर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, उन्होंने बताया था। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, एग्जांपल्स के तौर पे आप